हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि ठीक ही होंगे। जैसे आपने देखा होगा, मैंने अपनी एक वीडियो सुबह मैथ की डाली है आपके लिए और आपने अच्छा रिस्पॉन्स भी दिया है उसके लिए। और मैंने आपको बताया था कि मैं आपको मैथ और जीके दोनों चीज़ें पढ़ाऊँगा। तो अब मैं आपके लिए जीके क्लास लेके आया हूँ। जीके मैं आपको प्री के लेवल तक की पढ़ाऊँगा, आईएएस प्री तक की, एचसीएस की, उसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। आप चाहे किसी भी स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अपना सेंटर लेवल पे कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है। ध्यान से पढ़ना। और जब अपना सेंटर चालू हो जाएगा, अपना इंस्टीट्यूट चालू हो जाएगा लॉकडाउन के बाद, तो हम उसका बिल्कुल बेसिक से पूरा हम शुरू करेंगे। आज कुछ एक टॉपिक करवाता हूँ मैं आपका, कि थोड़ा आपको पता चल जाएगा कि भाई हम कैसे पढ़ेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं अपना हिस्ट्री से। और हिस्ट्री में देखो, जैसे सबको पता होगा, हम इतिहास को अपना 3 भागों में बांटते हैं। प्राचीन, एंशिएंट हिस्ट्री जिसको बोलते हैं इंग्लिश में हम, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और अपना आधुनिक भारत। तो मैं आज आपको एक आधुनिक भारत का इंटरेस्टिंग टॉपिक करवाऊंगा। देखो, आधुनिक भारत वैसे क्या है, ये नहीं है कि भाई हम ये बोल दें कि आधुनिक काल अब आ गया, वो आ गया, मतलब कोई फिक्स डेट नहीं है कि आधुनिक चीज़ कि मैं बोलूँ कि भाई आधुनिक काल कब शुरू हो गया, आप बोलो कि सर 1456 से शुरू हुआ था, ऐसा हुआ था। नहीं, आधुनिक काल का मतलब है जब हम ये देखें बदलाव महसूस होने लगे कि हाँ भाई पहले ये होता था, आजकल ये होने लगा, तो उस चीज़ को हम कहते हैं कि भाई अब बदलाव आने लगे, तो अपना आधुनिक भारत शुरू हो गया है। देखो, आधुनिक काल है वो वर्ल्ड हिस्ट्री का अलग है और आप पढ़ोगे कि भारतीय इतिहास का अलग है। तो आधुनिक जो भारत है उसकी एक घटना है जब कांग्रेस की स्थापना हुई। तो मैं वहाँ से आपको कुछ एक टॉपिक करवाऊँगा, कांग्रेस का करवाऊँगा, तो आपको पता चला कि हम भाई कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए हम शुरू करते हैं। देखो, कांग्रेस की स्थापना आप सबने पढ़ा होगा कि 1885 में हुई थी। 1885 में हुई थी कांग्रेस की स्थापना। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि उसकी जो स्थापना है वो किसने की थी। एक अंग्रेज़ अधिकारी थे, एक अंग्रेज़ अधिकारी थे जिनको आप सबको पता होगा, उनका नाम था A.O. ह्यूम। क्या नाम था? A.O. ह्यूम। तो देखो, जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो उनका उद्देश्य क्या था। जो अंग्रेज़ अधिकारी थे वो एक अफसर थे, एक सिविल सेवा पद पे थे। वो वहाँ से रिटायरमेंट के बाद उन्होंने जो कांग्रेस की स्थापना की, तो उनका उद्देश्य था कि भारत के जो लोग हैं वो अंग्रेज़ों के लिए वफादार बने। तो जो कांग्रेस की स्थापना हुई वो ये सोच के की गई थी कि जो भारत के लोग हैं वो अपने अंग्रेज़ों के लिए वफादार होंगे, उनका कहना मानेंगे, वो सब कुछ उसके लिए की थी। लेकिन आगे चल के हम देखेंगे कि भाई एक कांग्रेस का कितना महत्व रहता है हमारे आज़ादी का जो आंदोलन था उसमें, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जो अपना कांग्रेस का पहला अधिवेशन था, आप सब देख रहे होंगे स्क्रीन पे, बम्बई में हुआ था 1885 में। कब हुआ था? 1885 में। तो जो पहला अधिवेशन था, यहाँ से क्वेश्चन आता है आपका कि पहले अधिवेशन में कितने लोगों ने भाग लिया। तो मैं बताऊं, आप पढ़ रहे हो यहाँ पे 72 लोगों ने भाग लिया था। कितने? 72 लोगों ने भाग लिया था। फिर जो उसका दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में 1886 में हुआ, 434 ने भाग लिया था। पहले के अध्यक्ष बनर्जी थे, दूसरे के नेहरू जी थे, तीसरे के बदरुद्दीन जी थे और चौथे के थे जॉर्ज यूले। देखो, यहाँ से क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं अगर आप देखोगे तो पहला अधिवेशन कब हुआ? 1885। कहाँ हुआ? बम्बई हुआ। उनका अध्यक्ष कौन था? वो उमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है, बनर्जी। और कितने सदस्यों ने भाग लिया? 72। देखो, क्या करना है, पहले के आप याद रखना कि भाई 72 लोगों ने भाग लिया था। अब तक आया नहीं है लेकिन मैंने लिखवा दिया, 3 का नहीं आया है कि कितने लोगों ने भाग लिया था। हाँ, ये आ चुका है कई बार कि भाई जो कांग्रेस का पहला अधिवेशन था उसमें कितने लोगों ने भाग लिया था, ठीक है। तो आपको खाली ये 72 याद रखना, ये नहीं कि अपना शुरू हो गए और
कसम उठा ली कि सारे सारे याद करने हैं, नहीं, ठीक है, नहीं करने, 72 याद रखना। जहाँ पे मैं कहूँ वो डेट ईयर जो भी है और आपको याद रखना है जो भी मैं कहूँगा वो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बना। दूसरा क्वेश्चन अपना कलकत्ता 1886, ठीक है, याद रखना है। तीसरा भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप तीसरे में पढ़ोगे। इससे यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष, कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब। यहाँ से क्वेश्चन आता है, बस ये याद रखना कौन थे? बदरुद्दीन तैयब। ये याद नहीं रखना 607 सदस्य थे, इतने थे, नहीं, बस खाली लिखवा दिया आपकी नॉलेज के लिए अगर देखना चाहो तो। देखो आप देखोगे कि भाई मैंने लिखा है सबसे ज़्यादा सदस्य मुंबई प्रेसिडेंसी के थे। तो जब अपना पहला अधिवेशन हुआ ना, 72 जो सदस्य थे कांग्रेस के, वो कहाँ से थे? बम्बई प्रेसिडेंसी के थे। देखो इसको याद करने का तरीका भी मैंने लिखा हुआ है, एक हाईलाइट कर दूँ मैं उसको। देखो ये लिखा हुआ बंटू, क्या लिखा हुआ है? बंटू। जो अपने पहले 4 अध्यक्ष थे उनमें लिखा हुआ है बंटू। बी से बदरुद्दीन, बी से बनर्जी, एन से नेहरूजी, टी से तैयब, टी से तैयब जो आप पढ़ रहे हो कि बदरुद्दीन तैयब पढ़ रहे हो ना, तो टी से तैयब, और यू से यूले, जॉर्ज यूले। अच्छा ये जो 4th है इम्पोर्टेंट ये भी कि पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जो कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे वो कौन थे? जॉर्ज यूले, ठीक है। तो वो अधिवेशन कब हुआ? इलाहाबाद में हुआ, 1888 में हुआ, ठीक है। कौन सा अधिवेशन था? चौथा अधिवेशन था। तो देखो क्या है, कांग्रेस अपना चलती रही। अब ना आप देखो एक कि जो कांग्रेस का कितना रोल रहता है हमारे जो अपना स्वतंत्रता का जो आंदोलन था उसमें कितना रोल रहता है कांग्रेस का। देखो हिस्ट्री है, आपको ना पता कैसे समझ में आएगी। आप एक तो ये सोच के पढ़ना या समझना, पढ़ना और समझना दोनों, कि भाई हमें अपना इतिहास पता होना चाहिए कि कैसे क्या हुआ था, और जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं उसकी पिक्चर हमारे माइंड में होनी चाहिए कि हाँ भाई ये हुआ होगा, वो हुआ होगा, ठीक है, ऐसे हुआ होगा, ऐसे हुआ होगा, ये ना होता तो क्या होता। हम इस तरीके से पढ़ेंगे तो अच्छे से हो पाएगी वो, ठीक है। कितने भी आप ईयर, कितने भी डेट, कुछ भी याद रख सकते हैं अगर आप ऐसे करोगे तो। हाँ जी, तो आप देखोगे कि जो 1885 से लेकर 1905 तक का समय था, 1885 से लेकर 1905 तक का जो समय था वो कांग्रेस में नरम दल या नरमपंथी जिनको हम बोलते हैं उन लोगों का समय था। देखो नरम दल और गरम दल ये 2 लोग होते हैं, वैसे भी होते हैं अपना कि भाई कुछ नरम होते हैं, कुछ गरम होते हैं, कुछ को हम कुछ भी बोल दें वो हमें पलट के जवाब नहीं देते, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको ना भी बोलें तो भी अपना परेशानी रहते हैं बेचारे, पता नहीं क्यों वो हमें मारने को दौड़ते हैं। तो वो चीज़ है। लेकिन यहाँ पे जो कांग्रेस है अपनी वो 2 भागों में बटी थी, गरम दल और नरम दल। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है उपकरण, क्या लिखा है? उपकरण। आगे मैं बताऊंगा कि कांग्रेस गरम दल और नरम दल में कब बटी। देखो जो अभी मैंने बताया कि जो गरम लोग होते हैं उनको हम कुछ भी नहीं बोलते तब भी वो गुस्सा रहते हैं, और फिर उसको कुछ बोल दें तो आसमान सिर पे उठाना ही उनको। तो जो गरम दल थे उनके उपकरण क्या थे? भाई किसी कांग्रेस अधिकारी को, किसी अंग्रेज अधिकारी को मार दिया, ठीक है, अपना उनके हथियार उठा लिए अंग्रेज़ों के, उनको लूट लिया, डकैती। और जो अपने नरम दल वाले थे ये बेचारे अपने क्या करते थे भाई, इनके जो उपकरण थे, उपकरण क्या थे? प्रार्थना करते थे, चिट्ठियाँ लिखते थे कि भाई हमें हमारा दे दो, राज दे दो, हमें थोड़ी और रियायतें दो, थोड़ा और ये करो, थोड़ी और छूट दो, ये ऐसे करते थे जो अपने नरम दल वाले थे। और गरम दल वाले मैंने बताया कि लड़ाई झगड़े में विश्वास रखते थे कि भाई हम जो अपना हक है वो लड़के लेना चाहिए, वो उस चीज़ में विश्वास रखते थे। तो देखो मैंने लिखा है क्रांतिकारी युवा आक्रोशी लोग जो हथियारों का सहारा लेते थे विरोध करने के लिए और कांग्रेस का हिस्सा नहीं थे। देखो जैसे फिलहाल क्या है
हम अभी देखते हैं जो जम्मू कश्मीर में चल रहा है, तो आतंकवादी और क्रांतिकारी का थोड़ा फ़र्क बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको। जो जैसे अभी जम्मू कश्मीर में चल रहा है, तो वो क्या कर रहे हैं, जो घुसपैठ कर रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से, वो बोल रहे हैं कि कश्मीर हमारा है। वो खुद को क्रांतिकारी सोचते हैं कि भाई हम क्रांतिकारी हैं, अपना देश आज़ाद करवाना है हमें, लेकिन वो आतंकवादी हैं, ठीक है। और क्रांतिकारी में ये फ़र्क होता है कि उस देश उसका होता ही है। जैसे अपना भगत सिंह था, तो वो क्रांतिकारी थे, भारत देश हमारा है और हमको तो आज़ादी चाहिए भाई, हमारा खुद का शासन चाहिए। तो वो चीज़ें थी कि क्रांतिकारी और आतंकवादी में यही फ़र्क होता है कि पाकिस्तान से अब घुसपैठ कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि भाई हम अपना कश्मीर आज़ाद करवाएंगे, ये करवाएंगे, वो करवाएंगे। तो वो घुसपैठी हैं, आतंकवादी हैं। और क्रांतिकारी होते हैं, जैसे अपना भाई उस टाइम पे भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आज़ाद जी थे, तो वो अपना जो देश है उसको दूसरों की गुलामी यानी अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद करवा रहे थे, वो क्रांतिकारी थे। हाँ, लेकिन अंग्रेज़ भी उस टाइम उनको आतंकवादी बुलाते थे, ठीक है। तो मैंने बताया आपको, देखो उसके बाद क्या होता है, मैंने बताया कि भाई आपका जो 1885 से लेकर 1905 तक का समय था वो नरम युग था। भाई यहाँ चनाएँ ये चले, मैंने बताया कि भाई अपना शुरुआत ही इसी वजह से हुई थी कि जो भारत के लोग हैं वो अंग्रेज़ों को बुरा न माने, उनके नज़दीक आए, उनका कहना माने, ऐसा कुछ। तो पहले जो 20 साल थे अपने 1885 से लेकर 1905 तक के, वो नरम युग के थे। फिर 1905 के बाद 1920 तक गर्म युग, गर्म दल का जो युग है उसका दौर आता है, ठीक है। 1905 से लेकर 1920 तक का कह सकते हो आप। फिर आप देखोगे कि जब गांधी जी की एंट्री होती है तो आप 1917 से लेकर आप बताओगे कि 1947 तक का है जो, वो गांधी युग था। क्या युग था? गांधी जी का युग था, ठीक है। देखो जो घटना हुई ना, कि हम बोलते हैं कि 1905 से जो गर्म दल है वो शुरू हुआ, तो वो कैसे हुआ कि 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। क्या हुआ? बंगाल विभाजन। आप देखोगे कि बोर्ड पे देख रहे होगे, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि बंगाल विभाजन कब हुआ, किसने किया, क्यों किया, क्या बताया। देखो किसी भी घटना के ना दो कारण बताए जाते हैं, मूल कारण यानी वास्तविक कारण, एक तात्कालिक कारण, ठीक है। और एक होता है उसके पीछे जो अंग्रेजों की मूल भावना थी, वो चीज़ें भी हैं। तो बंगाल विभाजन आपने देखा कि 20 जुलाई, मैंने लिखा है 20 जुलाई को घोषणा की अंग्रेजों ने कि भाई बंगाल को हम 2 भागों में बांटेंगे, ठीक है। तो फिर कांग्रेस तो अपनी थी ही, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ 7 अगस्त को। 7 अगस्त को किसका अधिवेशन हुआ? कांग्रेस का। देखो जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ 7 अगस्त को, तो उन्होंने पास किया वहाँ पे स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन। क्या पास किया? स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन। स्वदेशी कि भाई हम अपना देश में बना हुआ पहनेंगे, खाएंगे, सब कुछ मतलब अपना देश में किया हुआ करेंगे। बहिष्कार कि जो बाहर से जो भी चीज़ें आएंगी, बाहर का जो भी सामान होगा उसका बहिष्कार करो, स्कूलों में मत पढ़ो, नौकरियों को छोड़ दो, वो चीज़ें उसमें बहिष्कार में शामिल थी, ठीक है। तो देखो वास्तविक कारण मैंने बताया ना, वास्तविक कारण उन्होंने बताया गया। देखो यहाँ पे ये लिखा है, बताया गया होना चाहिए, यहाँ पे बताया गया। तो देखो वास्तविक कारण क्या था, अंग्रेजों ने समझ लिया था कि भाई अब अगर अपना राज आगे चलाना ना, तो देश को टुकड़ों में बांटना पड़ेगा, डिवाइड एंड रूल करना पड़ेगा। देखो बंगाल था जो, इस तरह बंगाल है, ये लगाओ अपना। तो उन्होंने क्या किया, जब बंगाल विभाजन किया ना, तो जो उसको उसने 2 भागों में बांट दिया। एक तरफ किस तरह बांटा कि यहाँ पे ना इस तरफ हिंदू की जो मेजोरिटी थी वो ज़्यादा थी, ठीक है, हिंदू मेजोरिटी ज़्यादा थी, और जो अपना मुस्लिम
हाँ जी, उस टाइम पे पहले उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि हिंदू और मुस्लिम को बांटा। आगे आप देखोगे कि उन्होंने हमारे हिंदुओं को भी बांट दिया, अलग अलग जात पात में, हरिजनों में, इन चीज़ों में बांट दिया, वो आप आगे देखोगे। तो इस तरफ क्या था, मुस्लिम जो माइनॉरिटी में थे और हिंदू मेजॉरिटी में थे। दूसरी तरफ क्या था, यहाँ पे हिंदू माइनॉरिटी में हो गए और जो मुस्लिम है वो मेजॉरिटी में हो गए, ठीक है। उस तरफ मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा और इस तरफ अपनी हिंदुओं की संख्या ज़्यादा। ऐसा क्यों बांटा? ये भी कर सकते थे कि उस तरफ सारे मुस्लिम, इस तरफ हिंदू। नहीं भाई, उनकी बहुत ही गंदी सोच थी अंग्रेज़ों की। किस तरह, अब इधर हिंदू ज़्यादा हैं, मुस्लिम कम हैं, तो अपना ये सोचेंगे कि भाई ठीक है, एक दो कुछ छोटी मोटी बात होगी अगर इनके बीच, तो ये इधर वाले सोचेंगे मुस्लिम कि हमारे मुस्लिम भाइयों पे अत्याचार हो रहा है तो हम इन पे भी करें। इसी तरह हिंदू सोचेंगे कि हम हमारे हिंदू भाइयों पे अत्याचार हो रहा है तो हम मुस्लिमों पे अत्याचार करें। वो चीज़ें थी। देखो, असंतोष तो बढ़ रहा था भाई उस टाइम पे। क्या था कि जो हिंदू थे, हिंदू लोग थे, वो अपना गवर्नमेंट जॉब भी कर रहे थे, हर एक फील्ड में आगे थे वो, तो असंतोष तो बढ़ना ही है। देखो, ज़्यादा मैं इस पर बात करना नहीं चाहता, लेकिन आप देख रहे होगे कि जो अब भी आरक्षण का जो सिस्टम है, असंतोष अभी बढ़ रहा है। हम देख रहे हैं कि कैसे कैसे भाई बच्चों में जो अपना आरक्षण के लिए कितना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं बच्चे, कितना वो हो चुका है कि भाई उनके मन में भी ये आ चुका है कि आरक्षण गलत चीज़ है। देखो, मेरे अपनी थिंकिंग बता रहा हूँ कि रियलिटी में वो गलत है। हाँ जी, आपको आरक्षण देना है, ठीक है, बढ़िया, आप दे रहे हैं। वो जिनके घर में माँ बाप सरकारी नौकरी पे नहीं है, मेरे ख्याल से 5 नंबर वो ठीक हैं, और जिनके पिताजी की या माताजी की डेथ हो गई है वो 5 नंबर भी बहुत बढ़िया हैं हरियाणा सरकार की तरफ से। हाँ, आरक्षण आपको देना है तो पढ़ाई में दीजिए, आप स्कूलों में दीजिए कि इस स्कूल में यहाँ तक आपको आरक्षण देना है, ठीक है। बाकी वो गवर्नमेंट बैठी है वहाँ पे देने के लिए, जो मैं अपनी ओपिनियन बता रहा हूँ, ठीक है। तो हाँ, कहाँ थे हम बता रहे थे कि उन्होंने इस तरह लिया कि हम इनको बांटेंगे और रूल करेंगे, अपना बांटेंगे और इन पे राज करेंगे। तो लेकिन उन्होंने बताया कि बंगाल बहुत बड़ा है और संभालने में परेशानी हो रही है। वास्तविक कारण क्या था? डिवाइड एंड रूल, मुस्लिम और हिंदू को बांटना और फिर उन पे राज करना। बताया क्या गया? बंगाल बहुत बड़ा है, संभालने में परेशानी हो रही है, ठीक है। देखो, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सात जुलाई, 7 अगस्त और 16 अक्टूबर, ठीक है, 3 डेट लिखी हुई हैं। सॉरी, 7 जुलाई नहीं, यहाँ पे 20 जुलाई होगा। क्या होगा? 20 जुलाई। इसकी जगह आपको 20 जुलाई करना है। देखो, 20 जुलाई को उन्होंने पास किया कि बंगाल का विभाजन करना है। 7 को बैठक हुई कांग्रेस की कि भाई बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन शुरू कर देते हैं, और 16 अक्टूबर को ये प्रभावी हुआ। जो बंगाल विभाजन था ना, वो क्या हुआ? प्रभावी हो गया कि भाई हाँ, अब ये 2 भागों में बट गया है। तो किया किसने? अब मैंने बताया किसने किया, सॉरी, मैंने बताया बंगाल विभाजन हुआ कैसे, ये कारण मैंने बताए, लेकिन मैंने नहीं बताया किसने किया। तो वो किया लॉर्ड कर्जन ने। किसने किया? लॉर्ड कर्जन ने, जो उस समय भारत के वॉइसरॉय थे, उन्होंने, ठीक है। तो आगे आप पढ़ोगे कि 1911 में जब दिल्ली दरबार लगता है तो घोषणा होती है कि भाई बंगाल विभाजन को रद्द किया जाए, ठीक है। देखो, मैंने लिखा 1905, ठीक है, 1905 दिसंबर, फिर कलकत्ता अधिवेशन, आपका सूरत अधिवेशन, और गर्मपंथियों का आगमन का दमन, आगमन नहीं, यहाँ पे दमन हो गया था उस टाइम पे, हमने करना है दमन करना है। आगमन तो पहले ही हो गया था 1905 में ही, दमन 1914 प्रथम विश्व युद्ध। देखो, जो ना सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें 1907 का कांग्रेस अधिवेशन। 1907 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ? सूरत में हुआ। क्वेश्चन आता है
कि भाई 1907 का जो कांग्रेस अधिवेशन था कहाँ हुआ, वो सूरत में हुआ। अच्छा, ये क्यों आता है? क्योंकि इस अधिवेशन में ना कांग्रेस दो भागों में बट गई थी। असंतोष तो उनका बढ़ रहा था आपस में, गर्म दल का और नरम दल का, लेकिन अब इतना होगा कि भाई हमें अलग होना है, अब रहा नहीं जाएगा। तो 1907 में कांग्रेस दो दलों में बट गई थी, गर्म दल और नरम दल। तो क्वेश्चन आता है कि भाई कब बटी? 1907 में। ठीक है, कौन सा अधिवेशन था? सूरत अधिवेशन था। अध्यक्ष कौन थे? आप पढ़ोगे रास बिहारी घोष थे। ठीक है, ये चीज़ आप पढ़ोगे। नरम दल में आप पढ़ोगे कि नरम दल में कौन कौन थे? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और घोसले की जगह यहाँ पे गोखले आएगा। फिर आप देखोगे गर्म दल में कौन थे? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल। ठीक है ना, लाल बाल पाल आपने पढ़ा होगा बचपन में ही। तो ये गर्म दल के नेता थे। ठीक है, फिर आप गर्मपंथियों का दमन पढ़ोगे और 1914 में जो अपना प्रथम विश्व युद्ध हुआ वो पढ़ोगे। देखो दमन, मैंने बताया ना कि 1908 है गर्मपंथियों का दमन। देखो जब आप गर्मपंथियों में पढ़ा आपने लाला लाजपत राय, अरविंद घोष। लाला लाजपत राय आप आगे जाके पढ़ोगे कि जब साइमन कमीशन भारत आया तो उनके सर पे लाठियाँ लगने के कारण उनकी मौत हो गई थी। वो जब उन्होंने कहा था, उनकी वर्डिंग्स भी आप पढ़ोगे कि भाई जो मेरे सर पे लगा लाठियों का एक एक वार अंग्रेजी साम्राज्य के ताबूत में कील साबित होगा। ठीक है, उन्होंने ऐसा जब उनके सर पे लगा तो उन्होंने बोला था। अरविंद घोष के बारे में भी आपको पता चलेगा कि भाई उन्होंने अपना पांडिचेरी की तरफ प्रस्थान कर गए थे, वो महात्मा बन गए थे उस टाइम पे कि भाई हमें बख्शो, हमसे अब आगे नहीं होगा, तो वो चले गए थे। ठीक है, तो देखो जो 1908 में जब गर्मपंथियों का दमन हो गया ना, लगभग ये लगाओ आप 1913 तक एक निष्क्रिय चरण, मैंने लिखा आंदोलन का, राष्ट्रीय आंदोलन का निष्क्रिय चरण। आंदोलन का क्या? निष्क्रिय चरण। तो यहाँ तक जब उनकी पिटाई होगी, अपना जो गर्म दल के लोग थे उनकी पिटाई शुरू होगी, तो वो छिप गए इधर उधर। तो ये जो समय था ना, ये निष्क्रिय था, कुछ ज़्यादा बड़ी घटनाएं नहीं हुई। जब और डीप से हम करवाएंगे तो आप देखोगे कि दिल्ली की घोषणा हुई 1911 में, जब दिल्ली दरबार लगा तो घोषणा हुई कि भाई पहले राजधानी कलकत्ता होती थी, अब दिल्ली होगी। 1911 में इसकी घोषणा हुई और 12 में वो प्रभावी होगी। अपनी जो 1912 में राजधानी दिल्ली बनी थी भारत की। ये क्वेश्चन आता है। देखो फिर मैंने लिखा ना, उत्तर अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को, अफगानिस्तान और भारत। ठीक है, फिर मैंने लिखा है प्रथम विश्व युद्ध से थोड़ा पहले व उसके थोड़ा बाद। ये चीज़ें मैंने लिखी हैं। देखो जब भारत में चल रहा था ना, जब ये चल रहा था तो उस टाइम पे ही इसके समांतर ही जो भारत के लोग विश्व में फैले हुए थे वो क्या कर रहे थे, वो चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। देखो उत्तर अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर आंदोलन, इसका आंदोलन का नाम है गदर आंदोलन। क्या नाम है? गदर आंदोलन। कब हुआ? 1913 में। आता है क्वेश्चन के गदर आंदोलन कब हुआ? 1913 में। इसके नेता कौन थे? सोहन सिंह बाकणा। सोहन सिंह बाकणा या बाखणा, कोई फ़र्क नहीं होता नाम में। आप कहीं सोचो सर ने बाकणा लिखवाया तो मैं बाकणा ही लिख के आऊँगा। लिख के आने का मतलब निशान लगा के आऊँगा कि भाई बाकणा तो आया ही नहीं था। बाखणा भी हो सकता है वहाँ पे। ठीक है, क्या हो सकता है? बाखणा भी हो सकता है, बाखणा। तो उसी टाइम अफगानिस्तान में मैंने लिखा 1915। तो इस समय क्या हुआ कि भारत के बाहर ना इन्होंने पहली समानांतर सरकार स्थापित की। और थोड़ा डिटेल में बताऊं आपको कि जैसे अभी मोदी जी हैं, वो अपने प्रधानमंत्री हैं और अपने जो राष्ट्रपति जी हैं रामनाथ कोविंद जी। अब मैं अपना यहाँ पे, ठीक है भाई, बना लूँ अपना इस एकेडमी में पूरा कि मैं यहाँ का राष्ट्रपति हूँ और ये अपने भाई है प्रधानमंत्री हैं। अब हम तुम्हारी नहीं मानेंगे, मोदी जी की हम नहीं मानेंगे। ठीक है, तो वो काम क्या था उस टाइम में, नेता थे जो अपने राणा महेंद्र प्रताप और उनके सहयोगी थे बरकतुल्ला खान।
कौन थे? बरकतुल्ला। तो राणा महेंद्र प्रताप राष्ट्रपति बने और उनके सहयोगी बने प्रधानमंत्री। उन्होंने घोषणा की कि हम भारत की सरकार ना भारत से बाहर चला रहे हैं, अफगानिस्तान में चला रहे हैं, लेकिन वो भारत की सरकार है, ठीक है। ऐसा करके उन्होंने, जैसे मैं नेपाल में चला जाऊँ अभी तो मैं बोलूँ कि हाँ अब मैं भारत पे शासन करूँगा, वो चीज़ें थी, ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ा नहीं इसका। तो फिर जैसे अभी भारत में आप पढ़ोगे कि होम रूल लीग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1916 में शुरू हुआ। इसके नेता देखो, नेता लिख के मैंने लिखा हुआ है अप्रैल में और सितंबर में, ठीक है। 2 नेता थे इनके होम रूल लीग के। अप्रैल में ये तिलक जी ने शुरू किया और जो सितंबर में शुरू हुआ उनके जो नेता थी वो एनी बेसेंट थी। सितंबर में बनी जब एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट। हाँ जी, तो मैं कहाँ था? मैंने बताया कि जो मैंने लिखा हुआ है 1916 में होम रूल लीग आंदोलन, उनके नेता 2 लिखे हुए हैं, अप्रैल में तिलक और सितंबर में कौन है? एनी बेसेंट, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि भारत की नहीं, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी, ठीक है। तो आप पढ़ोगे आगे कि वो कब बनी, कैसे बनी। देखो जैसे मैं बता रहा था ना कि अंग्रेजों की सोच कितनी बुरी थी, कैसे उन्होंने मतलब भारत पे अपना जाल फैलाया और कैसे लोगों को उन्होंने बहकाया। देखो मैंने यहाँ पे 2 चीज़ें लिखी हुई हैं, पृथक निर्वाचन मंडल प्रणाली व आरक्षण। मैंने यहाँ पे कितनी चीज़ें लिखी हुई हैं? 2, पृथक निर्वाचन मंडल प्रणाली व दूसरा आरक्षण, ठीक है। देखो आप पढ़ोगे, इस पे मैंने लिखा हुआ भी है, बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि जो पृथक निर्वाचन मंडल होता है ना, ये होता है कि उसमें जब हमारे चुनाव होंगे ना तो एक जाति विशेष के ही लोग खड़े होंगे, उसी जाति के लोग उनको वोट दे सकते हैं। अपना ये एरिया है, यहाँ पे कोई भी अब 5 जाति के लोग रहते हैं, तो उनमें से कोई जाति विशेष का एक लोग खड़ा हो गया, एक आदमी खड़ा हो गया, तो उसको केवल उसी जाति के लोग हैं वो वोट देंगे, और जो 4 जाति के लोग बच गए वो उसको वोट नहीं दे सकते। इसका एक नुकसान जो मुझे लग रहा है क्या है कि भाई उसको डर ही नहीं रहेगा, जो जाति विशेष का है ना उसको डर नहीं रहेगा कि उन 4 जाति के जो लोग हैं उनका कुछ वोट आएंगे कि नहीं आएंगे, उनसे मतलब नहीं रहेगा, वो उस जाति विशेष के ही काम करेगा। तो उन्होंने वो लागू भी किया अंग्रेजों ने, पृथक निर्वाचन मंडल। फिर मैंने लिखा आरक्षण जो अभी चल रहा है, आरक्षण जो रिजर्व सीट पढ़ते होगे आप, लोकसभा में रिजर्व सीटें पढ़ते होगे, 2 एंग्लो इंडियन के लिए हैं। आप हरियाणा में भी आपने पढ़ा होगा कि जो रिजर्व सीट हैं वो 17 रिजर्व सीट हैं। तो आरक्षण में क्या फ़र्क है? आरक्षण में ये फ़र्क है कि वो रिजर्व हैं एक जाति विशेष के लिए, वो सीटें हैं जो वो एक जाति विशेष के लिए रिजर्व हैं, लेकिन उनमें वोट सभी लोग दे सकते हैं। जितनी भी जाति होगी वो सभी जातियों के लोग उनमें वोट दे सकते हैं, ठीक है। तो ये फ़र्क है आरक्षण में और अपना पृथक निर्वाचन मंडल में। तो मेरे ख्याल से आज इतना बहुत है, आपको पता चलेगा कि मैं हिस्ट्री कैसे पढ़ाता हूँ, और जब अपनी क्लास शुरू हो जाएंगी तो बच्चे जैसे जैसे आएंगे उनके साथ भी मैं आपकी कोशिश करूँगा कि आपके चैनल पे मैं PDF भी डाल दूँ, साथ के साथ आप उसको डाउनलोड करके और नोट्स भी बना लें उनसे, ठीक है। इसको क्या करना है, आपको वीडियो को देखना कैसे है, जब मैंने लिखा हुआ है तो आप इसको स्टॉप करो, रोको बीच में और इसको लिखो, देखो। पहले तो मेरे को एक बार लेक्चर आपने क्या करना है, पहले मेरा पूरा लेक्चर देखना है, 15-20 मिनट का जितने का भी है ये आपको देखना है। फिर दोबारा क्या करना है, दोबारा शुरू करके आपको ये चीज़ें लिखनी है। शुरू किया, रोका बीच में, फिर लिखा, फिर रोका, फिर लिखा, ठीक है, ऐसे। और जब मैं अपना ये शुरू करेंगे, बिल्कुल हम शुरू से हिस्ट्री पढ़ेंगे, अपनी क्लास शुरू हो जाएंगी, या अगर देखूँगा कोशिश करूँगा कि ज़्यादा अगर टाइम लग रहा है तो फिर अपनी जो क्लास यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से ही शुरू कर दूँ, तो उनमें आपको फिर प्रॉपर नोट्स भी बनाने हैं, ठीक है। तो आज मेरे ख्याल से इतना बहुत है।
चलो अभी आपको बताना है कि हिस्ट्री की जो अपनी क्लास है वो आपको कैसी लगी। देखो मेरा हिस्ट्री, मैथ, आप जीके बोल सकते हो। हाँ, हिस्ट्री मैंने क्यों बोला, क्योंकि हिस्ट्री मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं हिस्ट्री बिल्कुल डीपली पढ़ता हूँ। डीपली का मतलब यार मेरे को ये होता है कि भाई हमारा जो इतिहास है वो कैसे, क्या था, कौन कैसे आया, कहाँ से आया, क्यों आया, ये नहीं आता तो क्या होता, इस वजह से मुझे अच्छी लगती है। बाकी जीके भी मेरी ठीक है, बेस्ट है, और मैथ भी। मैं दोनों चीज़ें पहले भी बताया आपको, अब भी बता रहा हूँ कि दोनों पढ़ाऊँगा, कंप्लीट पढ़ाऊँगा, डरना नहीं है। ये शुरुआत की जो वीडियो हैं ये टॉपिक वाइज इस वजह से डाल रहा हूँ कि आपको थोड़ा पता चले कि भाई मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है, आपको पता चले कि हाँ मेरे लेक्चरों में कोई लोभ नहीं है किसी चीज़ का कि मैं आपको बरगलाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ऐसे ही पढ़ाऊँगा, बिल्कुल फ्री पढ़ाऊँगा, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊँगा पूरा, और पूरा सिलेबस पढ़ाऊँगा यहाँ पे। आप बस साथ बने रहना, कंटिन्यूटी रखना अपनी, पक्का आपको किसी भी पेपर से डर नहीं लगेगा, ठीक है। और डर तो रहना भी नहीं चाहिए किसी भी चीज़ का। तो आप कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा, ठीक है। जब आप कमेंट करोगे और इसको देखोगे तो मुझे लगेगा कि भाई हाँ ठीक है, बच्चों को समझ में आ रहा है, और नहीं तो मैं कुछ सुधार और करूँगा अगर आप बताओगे तो, ठीक है। चलो बच्चों, थैंक यू, आप सब इतना रिस्पॉन्स दे रहे हो, धन्यवाद।